हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। क्लास 7th की एनसीईआरटी की साइंस हम कंप्लीट कर रहे थे। क्लास फर्स्ट हो चुकी है, आज ये क्लास सेकंड होने वाली है। इससे पहले हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक भी कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग क्लास 7 की स्टार्ट करिएगा, क्योंकि जब तक क्लास 6 की नहीं कंप्लीट होगी तब तक क्लास 7 की आपके समझ में नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो भी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँ उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। अध्याय फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, पादपों में पोषण था। अब अध्याय 2 में बताया गया है प्राणियों में पोषण। यहाँ पर देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सभी मैंने रखे हुए हैं। इसे आप कॉपी पेन लेकर नोट करते जाइए। अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता एवं भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। कह रहा है यहाँ पर कि प्राणियों में जो पोषण होता है तो किस किस के द्वारा होता है। एक तो पोषक तत्वों की आवश्यकता, प्राणियों को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उनको भोजन कैसे ग्रहण करना चाहिए, भोजन ग्रहण करने की भी विधियाँ होती हैं, जैसे चबाना, काटना, पकड़ना, ये भोजन ग्रहण करने की भी विधियाँ होती हैं कई। तो भोजन ग्रहण करने की विधि भी शामिल होती है पोषण में, और साथ ही साथ शरीर में इसके उपयोग, मतलब भोजन का जो शरीर में उपयोग होता है उसकी विधि भी पोषण में सम्मिलित होती है। नेक्स्ट है पाचन का कार्य होता है। पाचन का क्या कार्य होता है? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना, ये आपका कहलाता है पाचन। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में खाद्य अंतर्ग्रहण की निम्नलिखित विधियाँ होती हैं। जो खाद्य हम लोग खाते हैं उस तो खाद्य अंतर्ग्रहण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? देखिए, छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूषण इत्यादि। कुछ चीज़ें छील कर खाई जाती हैं, कुछ चबा कर खाई जाती हैं, कुछ काट के खाई जाती हैं, कुछ पकड़ कर खाई जाती हैं, कुछ निगल कर खाई जाती हैं, ऐसे ही कुछ चूस कर खाई जाती हैं, कुछ स्पंजी होती हैं, कुछ साइफनी होती हैं। तो यहाँ पर खाद्य अंतर्ग्रहण की अनेक विधियाँ होती हैं जो यहाँ पर सभी बताई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टारफिश। स्टारफिश को क्या कहते हैं? तारा मछली। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। यह अपने मुख से आमाशय निकालकर जंतु के कोमल भाग को खाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कि स्टारफिश तारा मछली जो होती है ये कैसे जंतुओं का आहार करती है? कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले, जिनकी कवच किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की, ऐसे जंतुओं को ये खाती है। और ये क्या करती है? ये जंतुओं के कोमल भागों को खाती है। अपने मुख से क्या करती है कि आमाशय को निकाल लेती है और जंतुओं के कोमल भागों का भक्षण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाल रस स्रावित करती है। तो लाल रस कौन स्रावित करता है? लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि होती कहाँ है? हमारे मुख में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मधुमक्खी और मरमर पक्षी। मरमर पक्षी को ही क्या कहते हैं? हमिंग बर्ड। पौधों के मकरंद चूसते हैं। पौधों के मकरंद कौन कौन चूसते हैं? तो मधुमक्खी चूसती है और हमिंग बर्ड, इसी को मरमर पक्षी भी कहते हैं, याद रखिएगा। हमिंग बर्ड को ही मरमर पक्षी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे शरीर में भोजन एक सतत नली से होकर गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी चित्र में, मुख गुहिका और नली सब कुछ दिखाऊंगी। यहाँ पर ये पॉइंट समझ लीजिए कि हमारे शरीर में जो भोजन होता है एक नली से होकर गुजरता है, और जो क्या होती है नली? मुख गुहिका से, मतलब मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। भोजन जिस नली से होकर गुजरता है उनका क्रम इस प्रकार है। तो भोजन देखिए मुख द्वारा खाया जाता है, तो उसके बाद जिस जिस नली से भी होकर गुजरता है उन सभी का क्रम यहाँ पर दिया गया है। जैसे सबसे पहले कहा जाता है मुख गुहिका में, उसके बाद ग्रास नली या ग्रसिका इसी को कहते हैं, फिर अमाशय में, फिर उसके बाद क्षुद्रांत या छोटी आंत में, उसके बाद बृहदांत या बड़ी आंत में, उसके बाद मलद्वार अथवा गुदा के बाद ये बाहर निकाल दिया जाता है। ये सभी भाग मिलकर पाचन नली का निर्माण करते हैं। ये देखिए मानव का पाचन तंत्र यहाँ पर दिखाया भी गया है कि ये यहाँ पर मुख गुहिका है। अभी पीछे मैंने आपको लाला ग्रंथि पढ़ाया था, ये देखिए यहाँ पर होती है लाला ग्रंथि और ये यहाँ पर होती है आपकी मुख गुहिका। उसके बाद ये जो नली दिख रही है ये आपकी होती है ग्रसिका। ग्रसिका इसी को कह देते हैं ग्रास नली। ग्रास नली के बाद ये आ जाता है आपका अमाशय। ये जो भाग है ये अमाशय हो गया। ये देखिए आपकी छोटी आंत है, ये जो अंदर ऐसे ऐसे दिख रही है पूरे में, ये आपकी छोटी आंत हो जाती है, और ये जो बाहरी भाग में दिख रही है ये आपकी बड़ी आंत हो जाती है।
और ये यहाँ पर है गुदा, इसी को मलद्वार भी कहते हैं। यहाँ पर ये मलाशय है और ये गुदा है, गुदा को ही कह देते हैं मलद्वार। तो ये मानव के पाचन तंत्र की पूरी यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, पूरा मानव का पाचन तंत्र दिखाया गया है। जब देखकर आप चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी, इसीलिए यहाँ पर हमने चित्रों को रखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। कौन कौन पाचक रस स्रावित करते हैं? पहले देखिए लाला ग्रंथि करती है जब भोजन मुख में रहता है, उसके बाद यकृत, उसके बाद अग्नाशय, ये सभी क्या करते हैं? पाचक रस स्रावित करते हैं जो भोजन में मिलता जाता है जैसे जैसे भोजन इन जगहों से गुजरता जाता है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र का निर्माण आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर करती हैं। हमारे दूध के दांत लगभग 8 वर्ष की आयु में गिर जाते हैं। आने कब से स्टार्ट होते हैं? किसी के 6 महीने, किसी के 1 साल, सबके अलग अलग स्टार्ट होते हैं। तो 1 साल से लगभग स्टार्ट हो जाते हैं आना, और गिर कब जाते हैं? नेक्स्ट पॉइंट है दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं। दांत देखिए 4 प्रकार के होते हैं, चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक, कृंतक। चवर्णक जो होते हैं 6 होते हैं, टोटल 32 दांत होते हैं, ऊपर 16 हो गए और नीचे 16 हो गए। तो यहाँ पर 16 मतलब एक साइड के बताया गया है कि चवर्णक 16 मतलब नीचे 6, चवर्णक 6 मतलब नीचे 6 ऊपर 6, तो मतलब कुल हो गए 12। ऐसे ही अग्रचवर्णक 4, रदनक 4, कृंतक 2। अब यहाँ पर क्रम मैं आपको बता देती हूँ कि ये होते कैसे हैं। मान लीजिए ये ऐसे दांत होते हैं, ऐसे करके हम 16 दांत बना देते हैं। ध्यान से समझिएगा इसे, ये मैंने पूरे 16 दांत बना दिए जैसे हमारे मुख में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इस बीच में 4 होते हैं, जैसे ये 4 हैं, ये 4 दांत हैं, इनको कहते हैं कृंतक। ये भी जैसे यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत दिया हुआ है, यहाँ पर कृंतक आपके 4 होते हैं और रदनक आपके 2 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बीच के 4 दांत होते हैं ये आपके हो जाते हैं कृंतक। उसके बाद इनके ये जो अगल बगल वाले होते हैं, 4 के जो अगल बगल हो जाते हैं ये हो जाते हैं रदनक। रदनक 2 दांत हो गए 4 के अगल बगल वाले। उसके बाद आएंगे अग्रचवर्णक में, तो इसके अगल बगल वाले मतलब ये 2 और ये 2, ये आपके हो जाएंगे अग्रचवर्णक। उसके बाद देखिए चवर्णक होते हैं 6, तो चवर्णक में आ जाते हैं ये 3, और उसके मतलब सबसे लास्ट में जो होते हैं वो हो जाते हैं चवर्णक। उनके जो आगे होते हैं 4 दांत, वो 2 दोनों साइड हो जाते हैं आपके अग्रचवर्णक। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा आपके। एक बार फिर से समझ लीजिए कि बीच के जो 4 दांत होते हैं ये होते हैं आपके कृंतक। उसके बाद इनके अगल बगल वाले दोनों साइड से एक एक ये हो जाते हैं रदनक, क्योंकि रदनक आपके 2 होते हैं और कृंतक 4 होते हैं। अग्रचवर्णक ये 2 और इस साइड के 2 ले लेंगे, ये हो जाएंगे अग्रचवर्णक। उसके बाद बचते हैं लास्ट में 3 और 3, तो ये आपके हो जाते हैं चवर्णक। तो यहाँ से आपके अच्छे समझ में आ गया होगा कि कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक कहाँ कहाँ पर होते हैं। अच्छे से इसको समझ में भी लीजिए और साथ में इसको याद भी कर लीजिएगा। इनके नाम भी इम्पॉर्टेंट है, इनकी संख्या भी इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। नेक्स्ट है ग्रसिका गले एवं वक्ष में होती है। ग्रसिका भी मैंने आपको ऊपर दिखाया, कहाँ कहाँ होती है? गले में होती है और ये वक्ष में होती है। जैसे यहाँ पर फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए यहाँ पर ये है ग्रसिका, ये यहाँ पर गले से होती हुई, ये यहाँ पर देखिए वक्ष वाला स्थान होता है, तो गले से लेकर वक्ष तक ये होती है। आगे बढ़ेंगे। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं यू आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। तो यहाँ पर देखिए अभी जो मानव का पाचन तंत्र मैंने दिखाया उसी में जितने भी भाग थे अलग अलग, जैसे ये मैं आपको फिर से दिखाई दे रही हूँ, पाचन तंत्र, मुख गुहिका, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो इन्हीं को आगे एक्सप्लेन किया गया है। तो अमाशय को बताया गया है कि ये जो देखिए आपका अमाशय है ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये यू आकृति का होता है, मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है ये। आगे बढ़ेंगे। अमाशय के विषय में नेक्स्ट पॉइंट है, अमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। इंपॉर्टेंट है, क्या स्रावित करता है? ये श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। नेक्स्ट है श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो श्लेष्मल के बारे में बताया गया है कि क्या करता है, ये अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। पाचक रस, इसी को कहते हैं जठर रस, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। जो पाचक रस होते हैं,
पाचन तंत्र में। तो वहाँ पर जो इसी को जठर रस भी कहते हैं। तो एक प्रोटीन को क्या करता है पाचक रस, सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। नेक्स्ट है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, और बृहद्रांत मतलब हो जाती है बड़ी आंत। तो क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी एवं अत्यधिक कुंडली नली होती है। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत होती है आपकी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। नेक्स्ट है यकृत जो है पित्त रस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ये दोनों पॉइंट, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और यकृत कौन सा रस स्रावित करता है? तो ये पित्त रस स्रावित करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पित्ताशय भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अग्नाशय, हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय जो होती है अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। पाचक रस स्रावित करने वाली कुछ ग्रंथियां बताई गई हैं, जैसे लाला ग्रंथि हो गई आपकी, यकृत हो गई और अग्नाशय हो गई। अमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती हैं। तो यहाँ पर पाचक रस कौन कौन सी ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं साफ साफ दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंपॉर्टेंट है, पित्त रस किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ेंगे। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग रस बताए गए हैं जो किसके साथ क्रिया करते हैं या किस में परिवर्तित होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा और ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। वसा जो होता है वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, सभी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत या छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, उसी को कहते हैं अवशोषण। भोजन जब हमारे अंदर जाता है, मनुष्य के अंदर जाता है, तो उसका पाचन क्रिया होती है। पाचन होने बाद जब अवशोषित हो जाता है भोजन, तो छोटी आंत की भित्ति में स्थित जो वाहिकाएं रहती हैं उसमें चला जाता है और वहीं पर उसका अवशोषण होता है। क्षुद्रांत की संरचना उभरी हुई अंगुली के समान होती है। दीर्घरोम का काम होता है। दीर्घरोम का क्या काम होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। दीर्घरोम क्या करता है कि पचे हुए भोजन का जब अवशोषण होता है तो उसके लिए तल क्षेत्र को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है देखिए, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। कोशिकाओं में जो ग्लूकोज उपस्थित होती है उसका विघटन किस में होता है? ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में एवं जल में हो जाता है। ऑक्सीजन की सहायता से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। नेक्स्ट है भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता है, बृहद्रांत में भेज दिया जाता है। बृहदांत मतलब बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, उसी के बाद वह मल द्वार से होकर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बृहदांत लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्लियर रखिएगा कि बृहद्रांत की लंबाई कम होती है, लेकिन नाम है इसका बड़ी आंत, लेकिन इसकी लंबाई कम होती है, चौड़ाई अधिक होती है। और अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि क्षुद्रांत जो छोटी आंत होती है वो 7.5 मीटर लंबी होती है। दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा कि अगर क्षुद्रांत आ जाए तो आप छोटी आंत के समझ के 1.5 मीटर लगा दें। नहीं, क्षुद्रांत होती है आपकी 7.5 मीटर लंबी और बृहद्रांत होती है 1.5 मीटर लंबी। मतलब लंबाई में इनके नाम में भिन्नता होती है। बृहद्रांत मतलब बड़ी लेकिन लंबाई कम, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट है बृहद्रांत का मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव होता है। कहाँ पाया जाता है अमीबा? जलाशयों में। कैसा जीव है ये? एक कोशिकीय जीव है। रोमंथी। रोमंथी आप लोगों ने नहीं सुना होगा, यहाँ पे इसको समझ लीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए रोमंथी भी दिखाया भी है हमने, रोमंथी जंतु है, समझिएगा इसको। घास खाने वाले जंतु में निम्न तरीके से पाचन होता है। पहले वे घास को निगलकर भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है। यह भाग रूमेन कहलाता है, मतलब जहाँ पर भंडारित करते हैं वो भाग क्या कहलाता है? रूमेन कहलाता है। उसके बाद रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। इसके बाद जंतु इसके छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए समझ में आया आपके?
नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो पहले निगल कर घास को इकट्ठा कर लेते हैं। जहाँ पर इकट्ठा करते हैं उसको क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। और रूमेन में उनके भोजन का आंशिक रूप से पाचन होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता, आंशिक रूप से पाचन होता है, उसे कहते हैं जुगाल। इसके बाद जंतु क्या करते हैं कि जो जहाँ पर घास को इकट्ठे किए रहते हैं उसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है और उसको चबाता रहता है। तो उस चबाने की प्रक्रिया को कहते हैं रोमंथन या जुगाली करना। दोनों नाम याद रखिएगा, रोमंथन या जुगाली करना। और ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, जो ऐसी क्रिया करते हैं वो कहलाते हैं रोमंथी, या इसी को रूमिनेंट कहते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में मैंने दिखाया भी है, ये एक जंतु है। यहाँ पर रोमंथी जंतु का आमाशय दिखाया गया है कि यहाँ पर ऐसे घास को निगल कर यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसको मुख में लाकर पुनः चबा चबा कर उसको खाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अमीबा, ये देखिए अमीबा यहाँ पर दिखाया गया है। अमीबा सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। क्या खाता है ये, सूक्ष्म जीवों को खाता है। अमीबा का पाचन खाद्य धानी में होता है। कहाँ होता है अमीबा का पाचन, याद रखिएगा, खाद्य धानी में। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। ये देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया भी गया है कि अमीबा में ये जो छोटी छोटी दिखाई गई हैं ये खाद्य धानियाँ हैं। ये अमीबा का केंद्रक होता है। तो यहाँ पर देखिए अमीबा से संबंधित 2 पॉइंट हैं कि जीवों का आहार करता है और साथ में अमीबा का जो पाचन होता है खाद्य धानी में होता है। नेक्स्ट है पोषण। पोषण जो होती है एक जटिल प्रक्रिया होती है। मंड का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। बड़ी आंत में जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। मानव शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ इनेमल होता है, जो कहाँ पाया जाता है, दांतों में पाया जाता है। पचे भोजन का अवशोषण करने वाली अंगुली जैसी संरचनाएं रसांगुल होती हैं। भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया है एंजाइम। भोजन के अवयवों से जो उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण होता है उसकी प्रक्रिया क्या है, एंजाइम होती है। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें से लार स्रावित होता रहता है। यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पोषण एक जटिल प्रक्रम है। अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें काफ़ी सारी क्रियाएं होती हैं। अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है और निष्कासन शामिल होता है। तो ये सभी चीज़ें पोषण में शामिल होती हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो आज से यहाँ पर आपका अध्याय 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँ उसका अपडेट उनको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।